आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं याराना एपिसोड 3। कल का भाग काफी भावुक था दोस्तों। लिखते हुए आंखें भर आई थी, फिर आप सबकी भी आंखों में आंसू आ गए। बहुत सुंदर मन के हैं हम सब। कहानी लिखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए भी रोने लग जाते हैं। क्या करें, दुख किसी का भी हो देखा ही नहीं जाता है, आंखें भर आती हैं। सुख दुख तो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, तो चलिए फिर बांटते हैं आपस में। दूर खड़ी किसी से बातें करती हुई खुशी ने जब विजय को तेजी से बाहर जाते देखा तो चौंक गई। वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। विजय बाहर लॉन में आया तो सामने काली शॉल ओढ़े उसकी ओर पीठ किए चाहत खड़ी थी। अ, अरे चाहत, आप अकेले क्यों खड़ी हैं? जगत। विजय के अल्फाज उसके गले में ही घुट कर रह गए। जब शॉल हटाकर चाहत उसकी ओर पलटी, विजय की आंखें फटी रह गई। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा तो गिरने ही वाला था कि पीछे से खुशी ने उसे थाम लिया। विजय को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सफेद कपड़ों में लिपटी चाहत उसके सामने खड़ी है। उजड़ी मांग, बिना काजल के गड्ढे पड़ी सूनी आंखें, सूनी कलाई और तन पर बेदाग सफेद साड़ी। जिस चाहत को रंगों से इतना प्यार था, आज वो बेरंग खड़ी थी। विजय जड़वत खड़ा उसे एकटक देख रहा था। क्या हुआ एसीपी साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दिया तोहफा मेरे तन पर हमेशा के लिए सज गया। पता चला था कि आज आप अपनी शादी पक्की कर रहे हैं, तो देखने चली आई कि किसी की चिता की राख पर बैठकर जश्न मनाने वाले का चेहरा कैसा होता है। सच खूबसूरत लग रहा है ना चौधरी साहब, बेहद खिलौना। आपको क्या लगता है मेरी दुनिया उजाड़ कर आप खुश रहोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी मांग उजाड़ कर आप कभी सुखी नहीं रह सकते एसीपी साहब। एक विधवा का श्राप है आपको, उस विधवा का जिसके पति को निर्दोष होते हुए भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। आप कभी चैन से नहीं जी पाओगे। जब जब आपको नींद आएगी मेरा विधवा का रूप याद आएगा। बोलते हुए वो हाँफने लगी। मुझे विधाता ने नहीं, आपने विधवा बनाया है। जानते हो, आपने मुझे एक उम्मीद दी थी कि मेरे जगत को बचा लोगे। मुझे उसकी सजा वाले दिन भी उम्मीद थी कि आप हर हालत में आओगे, लेकिन आप नहीं आए। आज पता चला आप तो अमेरिका में छुट्टी मना रहे थे, अपनी रंगीनियों में डूबे थे। कितने गिरे हुए इंसान हो। खुशी आगे बढ़ी ही थी कुछ कहने के लिए, लेकिन विजय ने हाथ से उसे रोक दिया। सबसे बड़ा पाप होता है किसी को उम्मीद देकर तोड़ना। आप अमीर लोगों को क्या फर्क पड़ता है हम गरीब जिए या मरे? सोने चांदी के महलों में रहने वाले का दिल पत्थर का होता है। आपने मेरे जगत को अकेले मौत नहीं दिया, बल्कि उसके घर के हर इंसान को मौत दी है। जाकर देखिए सर, सब कैसे मर मर कर जी रहे हैं। मैं खुद एक जिंदा लाश हूँ, देखिए मुझे। लेकिन मुझको जीना पड़ेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि जगत के सारे कर्तव्य मुझे निभाने हैं। आप जानते हो, हम गरीब के घर में कोई मरता है ना, तो उसका मातम हर दिन हर घड़ी महसूस होता है। आप अमीरों के घर कोई मर जाए तो जश्न का माहौल होता है। लग्जरी कार, फूलों की बारिश, कर्मकांड में 56 भोग, लोगों का हुजूम कारवां पीछे चलता है। मेरे जगत के लिए 4 कंधे भी मुश्किल से मिले थे। सिर्फ आपकी वजह से खूनी होने का कलंक उनके माथे पर लगा। आखिरी बार उनसे मिली थी तो मरने का खौफ नहीं था उनकी आंखों में, सिर्फ एक दर्द था। छोटे कलंक का दर्द, जिसे लेकर जाना पड़ रहा था इस दुनिया से। आज उसने बताया कि आप चाहते ही नहीं थे मेरा जगत जेल से बाहर आए, इसीलिए केस को फर्स्ट ट्रैक पर जबरदस्ती डलवाया और फिर उन्हें मरने के लिए हर सबूत जुटाकर अमेरिका भाग गए। वहां बैठे मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। क्यों? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? आप हो मेरे जगत के कातिल, यू आर मर्डरर। घिन आ रही है आपको देखकर, सह नहीं पा रही हूँ जब से पता चला है कि आप जगत को मौत देना चाहते थे। ये सब सुनकर विजय हक्का बक्का रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से पूछा, कौन? किसने कहा आपको ये सब? क्यों बताऊं? ताकि आप उसे भी मार दो, जैसे उसके भाई को मार डाला था। कहते हुए वो लड़खड़ाने लगी। विजय ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो चीख पड़ी, खबरदार जो मुझे अपने गंदे हाथों से छुआ। कहते हुए वो लड़खड़ा गई। उसकी सांसें तेज हो चली थी। विजय को अच्छे से मालूम था इस वक्त चाहत पर क्या बीत रही है। वो गिरने ही वाली थी तो विजय ने उसे थामना चाहा, लेकिन चाहत ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इस वक्त विजय सिर झुकाए खड़ा था। चाहत जैसे पागल हो गई थी। वो रोते हुए अपने दोनों हाथों से उसे मारने लगी।
क्यों 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 किया? बोलो, क्यों किया मेरे साथ? मुझे छोटी उम्मीद देकर मेरी उम्मीदें क्यों तोड़ी? तुम कातिल हो। उसके हाथ जहाँ पहुंच रहे थे वहां वो विजय पर थप्पड़ चला रही थी। फिर उसकी सांसें तेज तेज उखड़ने लगी और आंखें बंद होने लगी। जमीन पर गिरती उससे पहले ही विजय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। खुशी ने जल्दी से उसे चेक किया। जय, इसकी पल्स बहुत धीमी चल रही है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसे गिरते देख गेट के बाहर खड़े विवेक ने जब देखा तो वही नहीं कहकर चिल्लाते हुए उसकी ओर भागा, लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया। विजय ने गार्ड से इशारे से उसे आने देने के लिए बोला और खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में डाला। जय, तुम हॉस्पिटल पहुंचो। अगर इनको कपड़ों में बाहर गई तो यहाँ जो अंदर बैठे रिपोर्टर मसाला बनाकर न्यूज़ छापेंगे ना, बेचारी लड़की लपेटे में आ जाएगी। मैं चेंज करके आती हूँ। विजय ने सहमति में सर हिलाया। विवेक अपनी गोद में चाहत का सर रखकर पीछे सीट पर बैठा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। विजय ने अपना कोट उतारकर गार्ड के हाथों में थमाया और ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से निकल गया हॉस्पिटल की तरफ। चाहत की आंखें बंद थी, वो अभी भी बेहोश थी। हाथों में ड्रिप चढ़ा दिए गए थे। खुशी उसे अपने अंडर ऑब्जर्व कर रही थी। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। बाहर सोफे पर बैठे विजय और विवेक काफी घबराए हुए थे। विवेक सर झुकाए बैठा था तो विजय उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा तो चौंक कर विवेक विजय को देखने लगा। जगत दादा, वो भी हमें ऐसे ही कंधे से लगाकर बालों को सहलाते थे। और विवेक चुप हो गया, उसका गला रूंध गया। आज 13वें दिन वही ने रोई हैं। 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर जिंदा हैं, शायद इसलिए बेहोश हो गई हैं। सबको अपने हाथों से खिलाती है, सबके आंसू पोंछती है, खुद अपनी परवाह नहीं करती। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर। उसने विजय के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा तो विजय ने उसको अपने सीने से लगा लिया और अपना चेहरा सीलिंग की ओर उठाकर देखने लगा। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। 2 घंटे बाद चाहत को होश आया। उसको होश में आया देखकर खुशी उसका सर सहलाती हुई मुस्कुराकर बोली, सबका ख्याल रखना अच्छी बात है, पर इसके लिए खुद का ख्याल तो रखो। कितने दिनों से खाना नहीं खाया। उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाते हुए बोली तो चाहत ने मना कर दिया, लेकिन खुशी ने जबरदस्ती उसको अपने हाथों से जूस पिलाया। तुम आराम करो, कल तक डिस्चार्ज कर दूंगी। खुशी इस वक्त ब्लैक प्लाजो येलो प्लेन शर्ट पर वाइट एप्रन पहनी थी। आंखों पर ब्लैक फ्रेम का चश्मा, पूरे डॉक्टर अवतार में थी। चाहत आंखें बंद कर बेड पर लेट गई। विवेक उसके पास आकर बैठ गया। विजय दरवाजे की ओर से छुपकर चाहत को देख रहा था। उसे ठीक देखकर उसने राहत की सांस ली। खुशी चुपचाप बाहर निकलकर अपने चैम्बर में बैठ गई। वो खुद को तैयार कर रही थी विजय के सवालों से बचने के लिए। झूठ बोला था विजय से, अब उसका रिएक्शन क्या होगा सोचकर ही डर रही थी। चाहत प्राइवेट वार्ड में एडमिट थी। सुबह 5 बजे कोई नहीं था तो वो चुपचाप बिना बताए विवेक के साथ हॉस्पिटल से निकल गई थी। 1 महीने बाद। यार जय, ऐसा कब तक चलेगा? तूने 1 महीने से मुझसे बात नहीं की। दिन भर इसी एक कमरे में पड़ा रहता है। सजा देना है तो मुझे देना, खुद को क्यों तड़पा रहा है? देख, तेरी खामोशी मुझे मार रही है। मैं खाने के बिना जी सकती हूँ पर तुझसे बात किए बिना मर जाऊंगी। एक ही तो यार है मेरा, तेरे सिवा कोई नहीं जिससे अपने करीब महसूस करूं। एक दूसरे के सिवा हम दोनों ने ही कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। आज अगर नहीं बात की ना, तेरी कसम यहीं से 10 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर। तड़ाक करके आवाज आई जो उसके गाल पर पड़ी थप्पड़ की थी, जो विजय ने उसे मारा था। फिर कसकर पकड़कर उसके गले लगकर चीख चीख कर रोने लगा। खबरदार जो ऐसा कुछ किया। फिर से खुशी भी रोई जा रही थी। जब दोनों का मन रोकर हल्का हो गया तो वो खुशी के कंधे पर सिर टिकाए शून्य में ताक रहा था। जिस दिन तुझे होश आया था उसी दिन जगत जा चुका था। एक डॉक्टर और ऊपर से दोस्त होने के नाते मुझे इतनी शॉकिंग न्यूज़ देना सही नहीं लगा। बाद में इंडिया आने के बाद क्यों नहीं बताया यार खुशी? विजय की आंखें नम हो गई। उसने ठीक ही तो कहा कि उसकी जिंदगी उजाड़ कर अपना सेहरा सजाने निकला हूँ। विजय खुद को काफी गिल्ट महसूस कर रहा था। खुशी चुप थी। मैं हर पल मर रहा हूँ खुशी। मुझे उसके आंसू, उसका दर्द, उसकी ठड़ा से भरी नजरें मैं सह नहीं पा रहा हूँ। काश कि मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैं जगत को मरने नहीं देता। मैंने सोच रखा था अगर सबूत नहीं जुटा पाया तो उसे जेल से भगा दूंगा और तब तक छुपा कर रखूंगा जब तक असली मुजरिम नहीं मिल जाता।
मैंने तो इंस्पेक्टर जोशी से कहा था कि मैं सबूत ढूंढने जा रहा हूँ। अगर किसी कारणवश देर हुई तो सीसीटीवी फुटेज वाला सबूत हटा दे और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में बताएं कि जगत की दिमागी हालत ठीक नहीं। तो ऐसे में जज साहब अपना फैसला नहीं सुनाते जब तक उसके ठीक होने के प्रमाण न मिल जाते। जोशी ने आखिरी वो सब क्यों नहीं किया? जय, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट में साजिश तो नहीं थी? विजय ने चौंक कर उसे देखा। हम्म, हो सकता है, पर ये एक सवाल है, चाहत को मेरे खिलाफ इतना झूठ बता कौन रहा है? तुम जानती हो मुझसे उसका विधवा वाला रूप सहन नहीं हो रहा यार। जब उसको पहली बार देखा था तो मेरी नजरें उससे हट नहीं रही थी। इतनी सुंदर दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। मैं गुनहगार हूँ उसका। हो गॉड, उसने कहते हुए चेहरा ऊपर कर दोनों हाथों से ढक लिया। व्हाट रबिश, इसमें तुम कहाँ से गुनहगार हुए जय? तुम्हारा कसूर क्या है? जब देश के कानून व्यवस्था में ही इतनी खामी है, सबूतों के आधार पर मानते हैं चाहे वो सबूत झूठे ही क्यों ना हो। इसीलिए कानून की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहती है। और तू इतना इमोशनल हो रहा है। कौन दूसरे के लिए इतना सोचता है? आज की दुनिया में सबसे पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, और तू इतना अच्छा है ना यार कि बस दूसरों के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। खुशी ये सब मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। जय चल, पहले इस घर से बाहर तो निकल, फिर सोचना। कहते हुए उसने जबरदस्ती उसे बाथरूम से धकेल दिया। जब विजय अपनी गाड़ी के से आदर्श कॉलोनी पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। वहां पर तो जगत का घर खाली पड़ा था। उसने आसपास पूछा तो पता चला कि घर गिरवी था, इसीलिए उन लोगों को घर खाली करना पड़ा था। अब वो लोग कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। वो लोग तो रात के अंधेरे में ये जगह छोड़ दिए थे। जिसके पास ये घर गिरवी था, वो लोग बेईमानी से घर अपने नाम करवा लिया था। उन लोगों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, सिर्फ उनके स्वर्गीय बेटे की फोटो ले जाने दिए। उन लोगों को गए 20 दिन हो गए हैं। विजय ने सुना तो बेहद हताश हो गया। उस परिवार के बिखरने उजड़ने का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। उसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और पागलों की तरह मुंबई की सड़कों पर उन्हें तलाश करने लगा। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली थी। जिस खुशी के साथ हर शाम गुजरती थी, अब वो उससे भी दूर दूर रहने लगा था। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं था जब खुशी ने उसका साथ छोड़ा हो। हर वक्त अपनी दुनिया में खोया रहता। जो गुनाह उसने किया नहीं, फिर भी वो गुनहगार मानकर पश्चाताप कर रहा था। उसके परिवार ने भी उसे समझा समझा कर थक कर उससे बोलना छोड़ दिया। वो बहुत कम बोलने लगा था। जब भी बोलता तो सिर्फ खुशी से। एक दिन उससे सेंट्रल जेल के जेलर मिलने आए और एक एनवेलप देकर चले गए। उसने जब वो एनवेलप खोला तो उसमें उसके नाम का एक लेटर था, जिसे निकालकर वो पढ़ने लगा। विजय सर, एक बार आपने कहा था दोस्त समझकर कुछ भी मांग लेना, तो अपनी अंतिम इच्छा आपको बता रहा हूँ सर। पूरा करोगे ना आप? आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, पर जेलर साहब ने बताया आप यहाँ नहीं हैं। आप जब वापस आएंगे तो मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मैं जानता हूँ आपने मुझे बचाने का पूरा प्रयास किया होगा। पहली बार आपसे मिला तो आप मुझे गलत लगे थे, लेकिन जब आप हमसे जेल में मिलने आते तो जब जाना आप इतने अमीर होकर भी कितने साधारण और कितने साफ और सच्चे दिल के हैं। विजय सर, आपसे अपने सीक्रेट शेयर करता हूँ। चाहत को भी नहीं मालूम है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कभी उसे बताया ही नहीं। हाँ, इतना पता था उससे मेरी शादी तय हुई है तो सोचा अपने प्यार का इजहार शादी की रात करूँगा कि कितना प्यार करता हूँ मैं उससे। पर बताने का मौका ही नहीं मिला। उसे भी नहीं पता था कि मैं उसे रोज़ स्कूल तक उसे देखने जाता था। सिर्फ उसकी आंखें ही देख पाता था। वो अपना चेहरा स्टॉल में छुपा कर रखती थी। पहली बार गणपति बप्पा की स्थापना पर हमारे घर आई थी वो, तब उसे देखा था। शायद अप्सरा भी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी वो थी। लाल साड़ी पहने इतनी सुंदर लग रही थी वो। उसे रंग बहुत पसंद है, पर देखिए ना सर, मेरे जाने के बाद वो बेरंग हो जाएगी। आप उसका रंग लौटाओगे ना विजय सर? मेरे परिवार को एक नज़र देखोगे ना? जगत की जगह आप उस घर में एक बार रहकर देखना, बहुत प्यार मिलेगा आपको। मेरे आई बाबा भाई बहन सबको एक बार सुरक्षित कर देना। मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी सर। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी चाहत का ख्याल रखोगे ना? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, एक जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। क्या आप चाहत की सोनी मांग में फिर से लाली भरोगे? थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यकीन है आप उसका दिल जीत लोगे। वो बहुत मासूम है और दुनिया बहुत जालिम।
सीधे लोग का जीना मुश्किल कर देती है। जब तक अपने परिवार को सुखी नहीं देख लेता, मरकर भी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। विजय सर, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा अंतिम इच्छा के नाम पर आपसे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाह रहा हूँ? क्या करूँ, थोड़ा सा स्वार्थी हो गया हूँ, बस इतना ही। आपका दोस्त जगत। विजय लेटर को सीने से लगाकर रो पड़ा। कैसे बताओ जगत तुम्हें, तुम्हारे परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कहाँ से लाऊं उन्हें, ना जाने कहाँ चले गए हैं। वो कुछ देर इसी असमंजस्य में बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद मानसिंह को फोन कर जगत कुमार के परिवार को ढूंढने का काम मानसिंह को सौंप दिया था। आज चाहत और उसके परिवार से मिलकर उसे कुछ सुकून हासिल हुआ था, लेकिन चाहत की नजरों में 2 साल बाद भी वही क्षणा देख उसका दिल तड़प उठा था। टन टन कर अलार्म की आवाज़ पर जब उसके कानों में पड़ी तो विजय अपने अतीत से वर्तमान में लौट आया। घड़ी पर नजर गई तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर सामने दीवार पर लगी जगत की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट आज उसके परिवार और चाहत के मिलने की थी। मिसल पाव देख विजय ने मुस्कुराते हुए खुशी को देखा। क्या बात है, आज वैम्पायर ने मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। लगता है दिन में भी मेरा खून पिएगी। वेरी फनी। चुपचाप खा और ये जूस भी पी ले, और मुझे हॉस्पिटल छोड़कर ही अपने काम में लगना। डे शिफ्ट है तो रात 8 बजे ऑफ मिलेगा, लेने आ जाना। मूवी देखनी है? देख, किसी और बकरे को पकड़ मूवी देखने के लिए। मुझे बहुत काम है, मेरी मीटिंग है, नहीं आ सकता। जय बापू, पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, समझे? और तू निठल्ले, कौन सा मीटिंग करोगे बे? नौकरी तो तू छोड़ चुका है, उल्लू की तरह रात रात भर जागते रहते हो। मीटिंग कहाँ से आ टपकी? थोड़ा सा भी चूचपट किया ना तो उठाकर जोहू बीच फेंक आऊंगी, समझा? अरे रे, मत भड़क सुबह सुबह। तू कहे तो पूरा थिएटर बुक कर दूं। मैं चलूंगा ना, जो हुक्म मेरे आका, चलूंगा। अब खुश होकर हॉस्पिटल जा, नहीं तो पेशेंट के ऑपरेशन के बजाय किसी की आंतड़ियां ना काट देना, नहीं तो बेचारा तो ऊपर ही निकल जाएगा। चुप हो जा जय, नहीं तो तेरी कट जाएगी। वो धमकाते हुए बोले। किस खड़ी में मैंने इस जोंक से दोस्ती की थी, चैन से जीने नहीं देती, न चैन से मरने देती। हे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं, इस खुशी के दिमाग को रे बाबा। हर वक्त चाटते रहती है। क्या बे, तेरा दिमाग चाट मसाला है जो मैं चाटूंगी? उल्टी खोपड़ी। विजय ने हंसते हुए उसके सिर पर टपली मारी, फिर गंभीर होकर बोला, आज से नौकरी पर वापस जा रहा हूँ। वो डीजीपी ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं फिर से केस रीओपन करने वाला हूँ। इस बार जगत को इंसाफ दिलाकर उसके माथे से कलंक मिटाकर ही मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। वो नाश्ता फिनिश कर उठ गया। तू चाहत से मिलकर आया है, कैसी है वो? खुशी बिना किसी भाव के बोली। वैसे ही है जैसे 2 साल पहले थी। वही क्षणा उसकी आंखों में आज भी है। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्षणा नहीं यार, वो दर्द में है। तूने उम्मीद दी थी उसे और टूट गई। हर कुछ अपने में बस नहीं होता। एनीवेज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तू तो ममता नगर जाएगा अभी, वो उसकी ओर देखकर बोली तो विजय ने चौंक कर देखा। अबे चौंको मत बेटा, मैं जानती हूँ जो तेरे दिल में जो चलता है ना, वो बिना बताए खुशी तक पहुँच जाता है। दोनों नाश्ता करके बाहर निकल गए ममता नगर। चाहत की तबीयत पहले से ठीक थी। आज संडे था तो घर में आराम कर रही थी। वैसे भी स्कूल की छुट्टी थी 4 दिन की। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। सभी लोग एक जगह बैठे विजय की ही बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक ने दरवाजा खोला तो विजय को देखकर चौंक गया। आप सर, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे विकू? आप आइए ना प्लीज, कहते हुए दरवाजे से हट गया। विजय को अंदर आता देख सब उठकर खड़े हो गए। उसने झुककर लालपा जी के पैर छूकर प्रणाम किया। बेड पर लेटी आई के पास घुटनों के बल बैठ गया। आई आंख बंद किए बेजान सी पड़ी थी, उनके माथे पर हाथ फेरते हुए। आई आई ने धीरे से आंख खोल कर देखा। उन्हें धुंधला सा चेहरा दिखा। विजय ने उनके हाथों को अपने गाल पर रखा। कैसी हो आई? तू आ गया बेटे? आई आंखों में आंसू लिए उसका चेहरा सहलाती हुई बोली। हाँ आई। विजय की आंखें भी नम थी। बड़ी देर कर दी बेटा आने में। देख, तेरे बिना सबकी कैसी हालत हो गई है। आई रोती हुई बोली। गलती हो गई आई, घर का रास्ता दिखा ही नहीं, इसीलिए देर हो गई, पर मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगा। हाँ मेरे बच्चे, तू आ गया ना, अब सब ठीक होगा। तू ना उससे मत छोड़ना। पता है, तुम्हारे बाबा की मेहनत की कमाई से बना वो घर धोखे से हड़प लिया, हम लोग को घर से निकाल दिया। और कहते हुए आई और जोर से रोने लगी।
लाजपत जी, रमा, पिंकी, विवेक सब आश्चर्य और भावुक होकर मुंह खोले दोनों को देख रहे थे। आई की आवाज सुनकर चाहत भी अपने कमरे से निकलकर वहां आई तो हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो आई के आंसू पोंछ रहा था। अब कभी नहीं रोना, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। अभी आप आराम करो। उनका सर सहलाते हुए पैर के पास बैठकर पैर दबाने लगा। तू अभी नहीं भूला मेरा बच्चे? अपनी आई को सुलाने के लिए पैर दबाने लगता था। हाँ आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हे देवा, तेरा धन्यवाद। लाजपत जी ने हाथ जोड़कर गणपति बप्पा के सामने सर झुका लिया। विवेक ने विजय का हाथ अपने हाथों में लिया। आपको पता है सर, 2 साल, पूरे 2 साल बाद आई बोली है। वो खुशी और भावुकता के मिले जुले भाव से बोला। विजय ने कनखियों से चाहत को देखा तो वो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। वो धीरे से मुस्कुरा दिया, लेकिन यही मुस्कुराना उस पर भारी पड़ गया। चाहत के तन बदन में आग लग गई थी उसको मुस्कुराता देखकर। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों से उसके शर्ट के कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अभी की अभी निकल जाओ यहाँ से। हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? रमा, बेटा, अपनी भाभी को पानी पिला दो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। विजय ने उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। बाबा, इसको निकालो यहाँ से। इस बार पता नहीं किसकी जान लेगा। आप नहीं जानते, ये कातिल है, ये जल्लाद है। लालपत जी हक्के बक्के से होकर विजय को देख रहे थे। हो, आओ। तो तुमने जल्लाद को देखा है? कितनी डरावनी शक्ल है उसकी। बड़ी बड़ी नत्थू लाल जैसी मूछें, बड़ा सा थूल थूल पेट, और मैं तो डैशिंग एंड हैंडसम हूँ। विजय शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला। तो उसकी एक्टिंग देख अनायास से सबके चेहरों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन चाहत का गुस्सा और बढ़ गया। वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, अपना थोपड़ा देखा है? 12 सिंगा लगते हो, लोमड़ी धूर्त। विजय उसकी बातों पर उपहास उड़ाते हुए बोला, लगता है कल चिड़ियाघर गई थी स्कूल के बच्चों के साथ, है ना? तभी सारे जानवर याद आ रहे हैं। आई जो दोनों की नोक-झोंक सुनकर उठ बैठी थी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबके सब आई को आश्चर्य से देखने लगे। उनकी हंसी से पूरा घर खिल उठा। बाहर सी आ गई थी पूरे घर में। आज 2 सालों बाद उन्हें ऐसे हंसता देखा था। जगत की शादी में आखिरी बार हंसी थी। उन्हें हंसता देख सबके अंदर जैसे नई ऊर्जा का संचार हो उठा। चाहत के चेहरे पर भी आज रौनक लौट आई थी। विजय उछलकर आई के पास बैठ गया। आई, देखो कैसे लड़ रही है मेरे साथ। वो छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला। इतना भी नहीं हुआ कि चाय पानी पूछे। देखो कब से लड़ रही है तेरी बेटी। ऐसे नहीं लड़ती चाहत। आई इस हिप्पो से मैं क्यों लड़ूंगी? बस वो तो देखा है मुझे हिप्पो, मतलब हिप्पोपोटेमस कहा इसने। जो जैसा होगा उसे वैसा ही कहेंगे, समझे? वो गुस्से से तिलमिलाए हुए बोली। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनो मत। हो तो वो तो मैं पैदाइशी हूँ, स्मार्ट बंदा हूँ। आई और सबकी और उनके बीच ये तकरार देख बड़ा मजा आ रहा था। आई तो दोनों को देख जैसे फिर से जी उठी। बंदा नहीं, बंदर हो बंदर। कभी आई के पास उछलकर जा रहे हो, कभी बाबा के पास। वो उसे घूरती हुई बोली। उसकी बात पर विजय पेट पकड़कर हंसने लगा और बाकी सब विजय के साथ हंसने लगे। चाहत बेटा, जा तो मेरे बेटे के लिए चाय बना ला। आई ने मुस्कुराकर कहा तो विजय हंसते हुए बोला, और हाँ, चीनी 2 चम्मच। चाहत गुस्से से उसे घूरकर देखने लगी और मन में बोली, इसकी तो चाय में चीनी की जगह जहर मिलाकर पिला दूंगी। वो किचन में चली गई। रमा विजय के पैरों के पास बैठ गई। भैया, आज इतने दिनों बाद आई और भाभी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनी हैं। सच में आप बहुत अच्छे हो। आप रोज आया करना भैया। काश कि आप हमेशा के लिए यहीं रहते। वो भावुक होकर बोली, फिर उठ गई। मैं बनाकर लाती हूँ चाय। भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है। जानता हूँ, फिर भी मैंने फाइट की उसके साथ ताकि वो उन यादों के भंवर से थोड़ा बाहर निकले। वो मुझसे बोलते बोलते वो चुप हो गया। फिर लाजपत जी की ओर देखकर बोला, बाबा, आप सब मुझसे नफरत नहीं करते? जबकि मैंने जगत ने जाने वाली रात से पहले कहा था कि एक दिन उसके घर का पता पूछते हुए कोई आएगा। उसे वैसे ही मान देना जैसे मुझे देते हो। कहते हुए लाजपत जी की आंखों में आंसुओं की झील बन गई। वो आगे बोले, कल ही देखकर समझ गया था वो तुम ही हो। विजय ने उनके आंसू पूछे। बाबा, मैं आज आपको और आई को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। ठीक अभी से 1 घंटे बाद। लेकिन बेटे, इतना एहसान मत करो। कल तुमने चाहत की जान और इज्जत दोनों की रक्षा की, ये बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। हमें तो अब इसी तरह जीने की आदत हो गई है। हमारी आदत मत बिगाड़ बेटा।
वो निर्मोही तो चला गया। अब तेरी मोह हो गई तो हम सबके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए बेटा तू जा, मत आना। चाहत भी तुझे देखकर नाराज हो रही है। मैं नहीं चाहता वो तुझे बुरा भला कहे। उसके दिल में आग लगी है बेटा। तेरे साथ मीठा नहीं बोल पाएगी तो चला जा। बाबा जाने अनजाने में ही मुझसे बहुत गलत हो गया। बस एक मौका दे दो। जगत को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो वो करना चाहता था वो तो करने दीजिए प्लीज़। उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तब तक वो मुझे वो करने दीजिए जो करना चाहता था। आपने बेटा कहा है मुझे, तो इसका अधिकार भी मुझे सौंप दीजिए बाबा प्लीज़। प्लीज़ बाबा प्लीज़। लालपत जी की आंखें नम हो गई। उसकी बातों के आगे हार मानते हुए बोले, ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे करो। तभी चाहत भी चाय लेकर आ गई और विजय के हाथ में थमाते हुए कप जानबूझकर छोड़ दिया तो गर्म चाय विजय के हाथ पर गिर गई। वहां बैठे सबकी चीख निकल पड़ी। सबकी ओर देखते हुए विजय ने जब चाहत की ओर देखा तो वो मुस्कान लिए उसके हाथों को देख रही थी। आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे विजय को चोट पहुंचा के उसे असीम संतुष्टि मिली हो। अचानक विजय धीरे से चीखा और हाथ झटकने लगा। मेरा हाथ! विकू, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में जलन हो रही है। कहते हुए नजर बचाकर देखा तो चाहत की मुस्कान और गहरी हो गई। विजय के हाथों पर रमा जल्दी से कोलगेट पेस्ट लगाकर फूंकने लगी। आपको कुछ नहीं होगा, देखना फफोले भी नहीं पड़ेंगे। सॉरी दादा, वो गलती से चाय गिर गई। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे तो चिंता इस बात की हो गई कि किसी को फिर से चाय बना कर लानी पड़ेगी। कहते हुए विजय ने चाहत को देखा जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो चाय लाने चली गई। विजय मन में बोला, यदि मुझे तकलीफ में देखकर तुम खुश हो रही हो तो यही सही। पहली बार मुस्कुराते देख रहा हूँ तुम्हें। मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो तुम। ये मुस्कान ऐसे ही तुम्हारे लबों पर बनी रहे, पूरी कोशिश करूंगा। चाय लाकर उसने नमक की ओर बढ़ा दी विजय को देने के लिए। विजय ने जैसे ही चाय का एक बड़ा सा घूंट भरा तो उसका मुंह बन गया। चाय में चीनी की जगह नमक था, लेकिन वह हंसते हुए चाय पीने लगा। नमक से बनी चाय जहर जैसी थी, फिर भी वो मुस्कुराकर पीने लगा। वह थोड़ी देर पहले की बात याद करने लगा। उसने जैसे ही खुशी को हॉस्पिटल छोड़ा वो उसकी उदासी देखकर बोली थी, क्या हुआ बड़ी, ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? यार बहुत डर लग रहा है। उसकी घृणा से देखने वाली आंखें मुझे बहुत परेशान करती हैं। अभी उसके घर जा रहा हूँ, लेकिन सामना कैसे करूँगा उसकी नज़रों का? ऊपर से सबका रिएक्शन क्या होगा पता नहीं। मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा सब? चिल कर जाए, सब ठीक ही होगा। वैसे सुन, तू चाहत का सामना आराम से कर सकेगा। वो जिस टोन में बोले तो चुप ना रहना, पलटवार करते हुए जवाब देना। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। उसकी भाषा में जवाब दोगे ना तो वो दूसरी बातें भी भूल जाएगी, समझे यारा? खुशी उसके बालों को बिगाड़ कर फिर से संवारते हुए बोली, मैं डॉक्टर रस्तोगी और सिन्हा सर को बुलाता हूँ, तो उन्हें लेकर आ जाना। वो उसकी गालों को सहलाकर आगे बढ़ गई थी। विजय अपनी सोच से बाहर निकल आया। तूने ठीक कहा था खुशी, मैंने इसका सामना करना सीख लिया। सोचते हुए वो मुस्कुराने लगा। चाय का आखिरी घूंट पी लिया और कप रख दिया। चाहत उसे मुस्कुराते देख मन ही मन में कुल रही थी। बेशर्म, बेहया, निर्लज, कैसे आराम से बैठा है। काश घर में जहर होता, मिलाकर चाय में दे देती। कैसे मजे लेकर चाय पी रहा है। तभी विजय के मोबाइल में खुशी का कॉल आया। उसने उससे बात कर फोन रख दिया। बाबा आई, आप दोनों चलो मेरे साथ, आपका हेल्थ चेकअप करवाना है। मैं ठीक हूँ बेटा, तू सिर्फ अपनी आई को दिखा दे। इन दिनों उसे बराबर सीने में दर्द उठता है। कोई कहीं नहीं जाएगा। विजय चौधरी, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ, समझे? ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ उनकी देखभाल के लिए। गेट लॉस्ट। ज्यादा गुस्सा मत करो, उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। थोड़ा ढंग से खाओ, फिर मैदान में आओ लड़ने के लिए। वैसे तुम्हें डर लग रहा है कि आई बाबा मेरे साथ जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। कहकर उसने आगे बढ़कर आई को उठाया और बाहर जाने लगा। उसने गाड़ी में आई बाबा को बैठाया तो गुस्से से भरी चाहत भन बनाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मुड़ गई। हेलो अजय, हमारी कंपनी में मेरा कितना % शेयर है बताओ? क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? हाँ ब्रो, 40% है, करीब 10,000 करोड़। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे एक अपार्टमेंट बनवाना है जिसमें कम से कम 100 फ्लैट हों। कब तक बन सकते हैं? जल्दी से जल्दी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए 30 फ्लैट खाली चाहिए और एक 5 BHK फ्लैट चाहिए। लिसन ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? मतलब कुछ भी। फ्लैट किसके लिए चाहिए आपको? कुमार फैमिली के लिए, और
अब तक जिन बस्ती वालों ने उन्हें सहारा दिया है उन लोगों के लिए भी। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू मैड ब्रो? एक फैमिली की हेल्प करना और बात है इतने लोगों के लिए। हाउ स्टुपिडिटी! आप पागल हो गए हो। ये सब छोड़ो, अपनी पागलपंती, बहुत हो गया तमाशा। खुशी भाभी के साथ घर बसाओ, अपनी लाइफ शुरू करो। हर चीज़ की एक हद होती है। अपने बारे में सोचो, और डैड को आपकी इस पागलपंती का पता चला ना, तो आप जानते हो उन्हें आपकी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है। यू गॉट दैट? अजय, मैंने सलाह नहीं मांगी है, बताया है तुम्हें क्या करना है। तुम लोगों को बस सबसे ज्यादा पैसा प्यारा है। ओके, देन गो टू हेल, इट्स माई लाइफ, कहकर विजय ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद आई के चेकअप कराने के बाद डॉक्टर निर्णय लेती हैं कि उन्हें हेल्थ चेकअप के लिए हर महीने आना होगा, और कुछ एक्सरसाइज और दवाइयों के बारे में बताया। उनके सीने में ब्लॉकेज थी, इसी वजह से दर्द उठता था। अभी शुरुआत थी तो उन्हें दवाई दे दी गई थी, और बाबा की आंखों में मोतियाबिंद थी। उनके 1 सप्ताह बाद ऑपरेशन बताया गया, जिसका प्रोसीजर बेहद आसान था। इन सारे चेकअप और दवाई लेने के बाद हॉस्पिटल में ही 4 घंटे निकल गए। खुशी सबको हॉस्पिटल के कैंटीन ले गई, जहाँ हेल्दी फूड मिलती थी। कैंटीन बेहद बड़ा था और शानदार था। इन सबके बीच चाहत के चेहरे पर बेहद खामोशी थी, और आंखों में सोनापन झलक रहा था। विजय अपने हाथों से आई बाबा को खिला रहा था, तो आई बाइट तोड़कर विजय को खिला रही थी। चाहत, आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? खाओ यार, बाद में, जिसको भी कच्चा चबाना है चबा लेना। खुशी विजय पर एक नजर डालकर बोली, खाओ, भूखे पेट फाइट नहीं होती। चाहत बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे खाने लगी। गाड़ी जब मॉडल टाउन की तरफ मुड़ी तो आश्चर्य गुस्से से देख रही थी। फिर चिल्लाकर बोली, तुम हमारे बस्ती ले जाने की जगह किधर जा रहे हो? आई बाबा थक गए हैं, दिखाई नहीं देता? निर्दयी हो तुम। गाड़ी गेट के अंदर रुकी। सामने खड़ी रमा, पिंकी और विवेक को देखकर चाहत हैरत से हड़बड़ाहट के साथ उनके पास पहुंची। अचानक तुम लोग यहाँ? क्यों, बस्ती छोड़कर कैसे? तभी उसने हैरत से चारों ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ममता नगर के सारे लोग वहां मौजूद थे। भाभी, आप लोग के जाते ही वहां पर हम लोग को बस्ती खाली करने को कहा गया, तो भैया हम लोग को यहाँ आने के लिए कह दिए, रमा ने कहा। तो चाहत गुस्से से विजय के पास पहुंचकर बोली, आखिर अपनी चाहत दिखा ही दी ना। हम लोग अच्छे से जी रहे थे, पर तुमसे देखा नहीं गया। आते ही सबको साथ बेहद घर कर दिया ना। चाहत, विजय ने कुछ बोलना चाहा तो उसने चुप कर दिया। एकदम चुप, अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। चाहत, मेरी बात नहीं सुननी, तुम्हारी बात नहीं रहना है हमें यहाँ। ओके फाइन, आप जाइए जहाँ जाना है, नहीं रोकूंगा। लेकिन आई बाबा, रमा, पिंकी, विवेक और सब बस्ती वाले यहीं रहेंगे जब तक ममता नगर में रहने के लिए अपार्टमेंट नहीं बन जाती। रमा, आई को उनके कमरे में लेकर जाओ। विवेक, तुम मेरे साथ चलो, कहकर विजय और विवेक कार में बैठकर गेट से बाहर निकल गए। दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। विकू, एक बात बताओ, जिस दिन तुम लोग, मेरा मतलब है चाहत रॉयल्स गार्डन आई थी, उस दिन जगत की 13वीं थी। उसने कुछ बातें बोली थी कि उसने आज ही बताया था। कौन आया था जो चाहत से मिला था? मेरे बस में होता तो जगत आज जिंदा होता। मैं कैलिफोर्निया मौज करने नहीं, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। कोमा में था मैं। उसी दिन होश आया था मुझे जिस दिन जगत भाऊ, उस दिन पंडित आए थे और 2-4 लोग और थे, बाकी कोई नहीं आया था। कोई तो ऐसा आया होगा यार। ओके विवेक, मैं केस रीओपन कर रहा हूँ, प्लीज सोचो। चाहत से पूछूंगा तो बताएगी नहीं, विजय ने कहा तो विवेक गहरी सोच में डूब गया। तभी वो उछल पड़ा। हाँ, याद आया, वो भाभी से मिला था। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद वो बाबा से कितनी बार आया मिलने, करीब 3 से 4 बार। वो भाभी से विवाह करना चाहता था, बाबा ने मना कर दिया तो वो चला गया था। अगले दिन वो हरीश चौरसिया ने हमें घर से निकाल दिया, तो हम लोग बिना किसी को बताए ममता नगर आ गए थे। कौन था वो? विजय ने सर्द लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर शरद जोशी। जैसे ही विवेक के मुंह से निकला, विजय अपनी जगह से खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर जोशी? विजय ने चौंकते हुए उसका नाम दोहराया, लेकिन उसको मेरे खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? दादा, कुछ तो छोल होगा, या असली कातिल कौन है उसे पता हो। विवेक को सोचते हुए बोला, चलो घर चले, अब क्या करना है मैं देख लूंगा। कहते हुए विजय आगे बढ़ा, पीछे विवेक भी चल पड़ा। आई बाबा, क्या मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई भी स्टैंड ले सकता हूँ? तू जो चाहे सोचा है बेटा, सब ठीक ही होगा। आई ने कहा। बेटा, तुम करना क्या चाहते हो? लालपत जी ने पूछा।
इस फॉर्म में आप साइन कीजिए। केस रीओपन करना है। पापा, मुझे जगत के माथे से कलंक मिटाना है और असली अपराधी को सजा दिलाना है, और इस बार मेरी नस्लों से कातिल नहीं बचेगा। मानसिंह, सारे फॉर्म रमा, पिंकी, विवेक को दो। मानसिंह ने फॉर्म सबकी ओर बढ़ा दिए तो तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये मुंबई के सारे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के फॉर्म हैं। पिंकी बेटा, तुम्हें स्कूल में एडमिशन चाहिए, उस पर साइन करो। रमा, तुम अपना कॉलेज सेकेंड ईयर से शुरू करना। फर्स्ट ईयर तुम्हारा क्लियर है तो तुम्हारी पढ़ाई सेकेंड ईयर से शुरुआत होगी। अपनी पसंद का कॉलेज देख लो। विवेक, तुम अपना पीएमटी की तैयारी करना शुरू करो। इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर दो। मानसिंह सब देख लेगा। सबकी आंखें खुशी से भर आई। वो तीनों दौड़कर भैया बोलते हुए विजय से लिपट गई। रात के 7:35 के करीब हो रहे थे। अच्छा आई बाबा, चलता हूँ। कोई भी बात हो तो कॉल कर देना। आई बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा। मानसिंह, सबको 1 घंटे के अंदर स्मार्टफोन दो, मैं अभी जा रहा हूँ, कहकर वो उठ गया। बाहर जाने लगा तो उसने महसूस किया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने पलटकर देखा तो आश्चर्य से वहीं रुक गया। आई? वो लपक कर उनके पास पहुंचा। क्या हुआ आई? वो घबराते हुए बोला। आई अपने कांपते हाथों से उसके हाथ पकड़कर अपने गले से लगाकर नम आंखों से बोली, सुबह जब तूने ऐसे स्पर्श किया था ना, तो इन धुंधली आंखों से लगा मेरा जगत लौट आया है। वो भी देर रात जब काम से घर लौटता था तो मेरे पास आकर ऐसे ही पैर छूकर दबाकर सुला देता था। तेरे हर स्पर्श में जगत का एहसास था। मुझे क्षमा कर दो आई, मैं आपके जगत जितना अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा उसके जैसा होने की कोशिश करूंगा। देवा ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन उससे भी हमारा दर्द नहीं देखा गया, इसीलिए मेरे जगत को वापस भेज दिया। मेरा जगत? आई उसके गालों को सहला कर बोली। आई, मैं विजय हूँ, तेरा जगत। तो अब तू हमें बताएगा। सच तो ये है बेटा कि मेरा बच्चा वापस आ गया है विजय के रूप में। तू तो देवा का भेजा हुआ दूत है जो दर्द का मरहम बनकर आया है। तूने तो एक ही दिन में उसकी जगह ले ली बेटे। दोनों के नाम भी साथ में कितना प्यारा लगता है, जगत, विजय। अपने आई बाबा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए सारी जिम्मेदारी निभाने का जिम्मा ले लिया, लेकिन उसका क्या? उसके अंधकार में जीवन का क्या? मेरी चाहत का क्या कसूर था कि देवा ने उस बच्चे की मुस्कान छीन ली, उसकी जिंदगी को बेरंग कर दिया। तू सबके लिए बहुत कुछ किया है और मेरी चाहत के लिए कुछ नहीं करेगा तू? बोल। आई, मैं क्या? उसने अनजान बनते हुए कहा। हम सब घर में आराम से हैं, पर उसे देख। उन्होंने खुद के बाईं ओर इशारा किया। देख उसे, 3 घंटे से वहीं बैठी है, अंदर एक कदम भी नहीं रखा। मेरी गाय जैसी सीधी बच्ची जिसने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, आज तुझे देखकर उसके जख्म हरे हो गए हैं। न जाने क्यों वो तुझे जगत का कसूरवार समझ बैठी है। बहुत नाराज है हमसे। कह दिया कि एक कातिल के घर में नहीं रहना है। कैसे समझाऊं उसे? वो ना कुछ बोली ना ही कुछ सुनना चाहती है। ऐसे जिद्दी तो कभी नहीं की उसने। वो तब से ऐसे ही जिद बांधे बैठी है कि तेरे घर में कदम नहीं रखेगी। मैं तो समझाकर हार गई। सबका जीवन तो संवर जाएगा, पर बेटे उसका क्या होगा? कौन संवारने आएगा उसका ये जीवन? तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं आई, बस तू मुझे कभी खुद से जुदा मत करना। मैं नहीं जानता तेरा बेटा बनने के लायक हूँ या नहीं, पर मैंने तेरे जैसी आई की कामना की थी। तेरा जगत तो पवित्र आत्मा थी। मैं तेरी छत्र छाया में रहकर तेरी हर उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, ऐसी कोशिश करूंगा। मेरा बच्चा, कहते हुए उसे अपने सीने से लिपटा लिया। दोनों की आंखें नम थी, दोनों बहुत भावुक हो उठे थे। अब तू घर में जा आई, तेरी चाहत भी घर में जाएगी। प्लीज़ टेंशन ना ले आई, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, कहकर उसने आई को घर के अंदर भेज दिया। तो धीरे धीरे चलकर चाहत की ओर बढ़ने लगा। वो अपना चेहरा घुटनों में डालकर बैठी थी। क्या बात है, मैं कब से सोच रहा था कि मेरा इतना बड़े परिवार इस अपार्टमेंट में आएगा और एक वॉचमैन नहीं रखा। बट आई एम ग्लैड टू। आपने एक काम संभाल लिया। व्हाट? चाहत ने उसकी बातें सुनकर तिलमिलाकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे गुस्से से देखा। अरे, वॉचमैन बनने की ड्यूटी 3 घंटे से अच्छे से बखूबी निभा रही हो। आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ चोर उचक्के तो अब नहीं आएंगे, लेकिन भूत पिशाच की गारंटी नहीं है। इस तरह की बातें की ना तो मुंह नोच लूंगी। वो गुर्राते हुए बोली। मेरी परिवार पर अपना जादू चला दिया, पर मुझ पर ट्राई करने की कोशिश भी ना की ना तो जान से मार डालूंगी। वो घुटनों के बल उसके पास बैठकर बोला। मेरा जादू ऑलरेडी आप पर चल चुका है चाहत जी। मैं तो आपके दिल दिमाग दोनों पर हावी हो चुका हूँ, तभी तो मेरे बारे में इतना सोच रही हैं।
नहीं तो आप इस वक्त यहाँ नहीं, अपनी आई के पास होती, उन्हें दवाई खाना सबका ख्याल रखती। लेकिन आप तो मेरे। वो हंसने लगा। चाहत ने गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। विजय का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था, लेकिन चाहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इसी बात का एहसास भी नहीं था। जबकि विजय का दिल तेजी से दौड़ने लगा। चाहत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर उसे एक अलग ही एहसास हुआ। उसके बदन से निकल रही भीनी भीनी खुशबू उसे बेचैन करने लगी। उसने चाहत की आंखों में बेकरारी से देखा तो एक पल के लिए दोनों की नजरें आपस में उलझकर खो गई। हवा से चाहत के बाल उड़कर विजय के चेहरे पर आए तो विजय ने एक सुकून की लहर पाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो चाहत ने अपनी पलकें झपकाई। दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए सिर्फ क्षणा है, समझते हो? क्षणा। इस दुनिया के पहले और आखिरी इंसान। इंसान नहीं, हैवान हो तुम, जिससे मैं नफरत करती हूँ। कान खोल कर सुन लो। अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मेरी राय नहीं बदलने वाली है। कहते हुए उसने विजय को पीछे की ओर धकेल दिया। धोखेबाज, कहते हुए उठकर खड़ी हुई। अचानक से ऐसे धकेलने से विजय का सिर गार्डन में रखे गमले से टकरा गया। उसके मुंह से आ निकले तो वो हंसती हुई बोली, मेरे सामने जब भी आओगे ऐसे ही चोट खाकर जाओगे। यू गॉट दैट? और आगे बढ़ गई। फिर पलट कर बोली, और हाँ, अपने छोटे से भेजे में एक बार डाल लो। मुझे तुमसे उतनी नफरत नहीं है जितनी अपने परिवार से मोहब्बत है। कहते हुए घर के अंदर चली गई। वो खड़ा हो गया और उसे घर के अंदर जाते देख मुस्कुरा दिया। बाप रे, दिखती तो है सीधी सादी सी, जैसे मुंह में जबान ना हो, लेकिन बोलती है तो सिर्फ आग उगलती है। आसमान की ओर चेहरा उठाकर बोला, देवा, क्या यार, क्या लाइफ कर दी है मेरी। एक तूफान कम था लाइफ में जो एक और भेज दिया सुनामी बनाकर। जब देखो दोनों की दोनों राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। साला मेरे तो कोई इज्जत का भजिया ही बना दिया है। तभी मोबाइल बजने लगा। देखा तो अपनी जगह खड़े खड़े हड़बड़ा गया। हाय स्वीट ब्यूटी, क्यों फ़ोन किया? आज तो बच के रहना हीरो। कितने ख़राब हो यार, यहाँ मैं गेट पर तेरा वेट कर रही हूँ और तेरा कोई अता पता नहीं। बस 5 मिनट वेट कर, मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। कहते हुए उसने मोबाइल पॉकेट में रखा और तेज़ी से कार की ओर लपका। जारी है।